हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम रश्मिता एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडवेंट्स ऑफ द यूरोपियंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया था इस कोर्स का कि हम लोग कैसे कैसे अपने लेक्चर्स में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द लेसन। सो हियर आर सम ब्रीफ फैक्ट्स अबाउट आवर हिस्ट्री। जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी ऑनवर्ड से। इस टाइम में जो यूरोपियंस थे या ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ट्रेड पावर के साथ साथ इंडिया में पॉलिटिकल पावर भी गेन करना शुरू कर दिया था। मतलब इससे पहले 18th सेंचुरी से पहले क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने के लिए। तो उनको जो इंडिया के रूलर्स थे उन्होंने सारी ट्रेड पावर दे दी थी कि ठीक है, आप यहाँ पे रह लीजिए और यहाँ पे रह के ट्रेड कर लीजिए। लेकिन फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने जो रूलर्स के पॉलिटिकल मैटर्स थे उनमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियर पावर इन इंडिया। तो वो क्या उन्होंने ये किस तरीके से किया, उन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स खेले। वो सब टैक्टिक्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। सो एज यू ऑल नो कि ब्रिटिशर्स ही सिर्फ वो लोग नहीं थे, वो यूरोपियंस नहीं थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया है। कुछ और भी यूरोपियंस थे जैसे पोर्तुगीज, डच, ठीक है, और फ्रेंच, ये सब भी थे जो इंडिया आए और उन्होंने इंडिया के ऊपर पावर गेन करने की कोशिश की। तो इन्हीं सब के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब आपको सोच रहे होंगे कि अगर हिस्ट्री स्टार्ट होती है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो रही है, तो हम 18th सेंचुरी से पहले का क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हिस्ट्री इज अ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो यू कैन नॉट डिमार्केट अ लाइन कि कहाँ पे एंशियंट खत्म हुई, कहाँ से मिडिवल स्टार्ट हुई, कहाँ मिडिवल खत्म हुई और कहाँ से मॉडर्न स्टार्ट हुई। ठीक है, तो हम आगे के जितने भी थ्रेड्स हैं उनको अच्छे से कनेक्ट कर पाए, इसलिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो जब ये बाकी सारे यूरोपियंस इंडिया आए थे, दैट वाज अराउंड 14th सेंचुरी। ठीक है, और इस 14th सेंचुरी के पीरियड को हम कहते हैं अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। हम इसे अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए कहते हैं बिकॉज इस टाइम से थोड़ा थोड़ा जो हिस्ट्री था उसने बदलना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट हुआ वो राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया से स्टार्ट होता है। तो अब हम प्रोसीड करते हैं। लेट अस सी कि रीजंस फॉर व्हाई यूरोपियंस अर्ज्ड ऑन फाइंडिंग सी रूट टू इंडिया, कि क्यों यूरोपियंस इंडिया आना चाहते थे। तो क्या हुआ, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर अरब्स एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन इजिप्ट एंड पर्शिया। दिस वाज द ओनली रूट दैट कनेक्टेड यूरोप फ्रॉम इंडिया डायरेक्टली। तो क्या था, 7th सेंचुरी में जब रोमन एम्पायर पूरे पीक पे था, उससे पहले यूरोप और इंडिया के बीच में देयर वाज अ डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। लेकिन जब 7th सेंचुरी के बाद से जब डिक्लाइन होने लगा रोमन एम्पायर, तो ये जो एरिया था, दिस इज पर्शिया, दिस वाज नोन एज पर्शिया इन एंशिएंट टाइम, और ये इजिप्ट। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने इजिप्ट थोड़ा डिमार्केट नहीं किया है। तो इस एरिया में अरब्स ने अपना राज जमा लिया था। तो क्या हुआ, यूरोप और इंडिया के बीच में ये जो डायरेक्ट कनेक्शन था ये टूट गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इन 1453 सिटी ऑफ Constantinople fell in the Ottoman Turks. I'm sorry, fell to the Ottoman Turks. The Arabs became the intermediaries of the Indian commodities in European market. उसके बाद 1453 में जो ये सिटी थी, सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पे ऑटोमन टर्क्स का राज शुरू हो गया। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने, ये जो यहाँ पे अरब्स थे ना, इन्होंने एज अ इंटरमीडिएटरी काम करना शुरू कर दिया था। मतलब वो क्या करते थे, पहले तो यूरोपियन ट्रेडर्स का ट्रेड कम हो ही गया था बिकॉज यहाँ पे अरब्स का राज शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये जब ऑटोमन टर्क्स के हाथ में आ गया, तो इन्होंने एज अ इंटरमीडिएटरी काम करना शुरू किया। मतलब वो आते थे इंडिया, इंडिया से सामान लेते थे और फिर वो यूरोप में खुद ही जाके उसको बेच देते थे। तो जो यूरोप के जो ट्रेडर्स थे उनका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था, बिल्कुल एकदम डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो अब जो यहाँ के ट्रेडर्स थे उन्होंने कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करी। तो दे ट्राइड के टू ट्रैवल थ्रू दिस सी, दिस रेड सी, उन्होंने ट्रैवल करने का ट्राई किया। फिर क्या हुआ, रेड सी बिकेम अ सी मोनोपोली एंड टू ट्रेड थ्रू दैट रूट अ हेवी रेवेन्यू वाज चार्ज। तो अब इस सी के ऊपर भी जो इसके आसपास की कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया,
इसको स्टेट मोनोपोली डिक्लेयर कर दिया, मतलब उसे स्टेट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो अगर कोई भी फॉरेनर को यहाँ से ट्रैवल करना है तो उसको हाई रेवेन्यू पे करना पड़ता था स्टेट को यहाँ से ट्रैवल करने के लिए। तो इधर से तो इसका जो लैंड से कनेक्टेड था इंडिया, वहां से ट्रेड करना बंद हो गया, ये सी रूट भी बंद हो गया। तो इस वजह से यूरोप के जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो नया एक नया रूट ढूंढेंगे, ठीक है। ऑल्सो देयर वॉज वन मोर रीजन, बिकॉज यूरोप वॉज डेवलपिंग रैपिडली, देयर वॉज एक्यूमुलेशन और लॉट ऑफ वेल्थ। मतलब इस पीरियड में, ये जो रिनाissance का पीरियड था, जब उन्होंने सी रूट ढूंढने का सोचा, जब एक स्पिरिट थी उन लोगों के अंदर कि हम एक सी रूट ढूंढेंगे इंडिया तक ताकि हमारा ट्रेड इस्टेब्लिश रहे, उस टाइम पे जो यूरोप था वो बहुत डेवलप कर रहा था इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब वो ट्रेड में भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, वो आर्ट एंड कल्चर में बहुत डेवलप कर रहा था। उन्होंने नए नए शिप्स बनाने के तरीके ढूंढ लिए थे। और तो क्या हुआ कि उस वजह से जो वहाँ के लोग थे उनके पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो गया, मतलब बहुत पैसा आ गया। तो अब जब किसी के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है, वो अपना लग्जरी के ऊपर सोचना शुरू कर देता है, मतलब लग्जरी से रहना शुरू कर देता है। इस वजह से क्या हुआ, जितने भी लग्जरी आइटम्स थे जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे यूरोप तक, उनकी डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बहुत बढ़ गई। तो प्रीशियस स्टोन, एक्सपेंसिव सिल्क या स्पाइसेस, ये सब जो चीजें थी वो इंडियन मार्केट से जाती थी यूरोप में, और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी उस टाइम। तो इसी वजह से यूरोपियंस ने डिसाइड किया कि वो एक सी रूट ढूंढेंगे इंडिया तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने प्रोसीड कैसे किया। So all of the Europe together decided to aid the Spain and Portugal with money and men, and the responsibility was given to them, to these two empires, to go on voyages to find the route to India. अब यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज थी, ठीक है, लेकिन सबने मिलकर डिसाइड किया कि स्पेन और पोर्तुगल को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अलग अलग वॉयजेस पे जाएं, अपने लोगों को अलग अलग वॉयजेस पे भेजें और एक सी रूट डिस्कवर करें इंडिया तक। तो बाकी सब कंट्रीज ने स्पेन और पोर्तुगल को पैसे भी दिए, क्रूमैन भी प्रोवाइड किए, और स्पेन और पोर्तुगल से बहुत सारे शिप्स निकल गए वॉयजेस पर इंडिया के लिए एक रूट ढूंढने। ऑल्सो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो प्रिंस ऑफ पोर्तुगल थे, प्रिंस हेनरी, उनको एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन था, ठीक है। उनका ऑब्सेशन ये था कि उन्हें कैसे भी करके एक रूट फाइंड करना है इंडिया तक, एक ओशन रूट फाइंड करता है इंडिया तक। तो इसीलिए भी ये जिम्मेदारी पोर्तुगल को दी गई थी, ठीक है। और इसी वजह से, इसी ऑब्सेशन की वजह से जो प्रिंस हेनरी को था, उनका निकनेम रखा गया था द नेविगेटर। फिर क्या हुआ, फिर जो उस टाइम के पोप थे, पोप निकोलस 5, ठीक है। पोप मतलब पोप होता है जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है उनके जो सबसे बड़े हेड होते हैं, टॉप हेड, उनको हम पोप बोलते हैं। तो उस टाइम जो पोप थे निकोलस 5, ही गेव प्रिंस हेनरी द राइट टू नेविगेट द सी टू द डिस्टेंट शोर्स ऑफ द ओरिएंट। मतलब उन्होंने किंग हेनरी को काइंड ऑफ अ राइट दे दिया कि आप सी में कितना भी दूर तक, टू द ओरिएंट तक आप जा सकते हो, मतलब वॉयज कर सकते हो, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली एज फार एज इंडिया, मतलब इंडिया को ढूंढने के लिए आप सी में कितना भी दूर तक जा सकते हो, ठीक है। He also ordered Prince Henry to fight Islamic influence and spread the Christianity faith during this voyage. उन्होंने, जो पोप निकोलस 5 थे, उन्होंने किंग हेनरी को ये भी राइट दिया कि आप जहां जहां बीच में अपने वॉयज के दौरान पे रुकोगे, उन सब कंट्रीज में जहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वहाँ पे उस इस्लामिक इन्फ्लुएंस को कम करके और आप क्रिश्चियनिटी फेथ को फैलाओगे, ठीक है। तो स्प्रेडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी फेथ वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस के स्पेन और पोर्तुगल से बहुत सारे शिप्स इधर उधर भेजे गए थे। बट बिफोर दिस ड्रीम कुड कम ट्रू, प्रिंस हेनरी डाइड। तो इससे पहले कि प्रिंस हेनरी एक रूट ढूंढ पाते, सी रूट ढूंढ पाते इंडिया तक, उससे पहले ही प्रिंस हेनरी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन 1497 अंडर द ट्रीटी ऑफ Tordesillas, the rulers of Spain and Portugal divided the territories they acquired outside Europe between them by an imaginary line in Atlantic. तो प्रिंस हेनरी की डेथ के बाद आफ्टर 1497 जब बहुत सारे वॉयजेस, जैसे मैंने बताया कि स्पेन से बहुत सारे शिप निकले, पोर्तुगल से भी बहुत सारे शिप निकले, और ऐसा तो है नहीं कि वो सब शिप एक ही डायरेक्शन में गए होंगे, सब अलग अलग डायरेक्शन में गए इंडिया के लिए, सी रूट, इंडिया तक सी रूट ढूंढने के लिए।
तो क्या हुआ कि उस दौरान जब वो वॉयजेस पर गए तो उन्हें अलग अलग टेरिटरीज मिली आउटसाइड ऑफ द यूरोप, जैसे ब्राजील या कोई और टेरिटरी आउटसाइड ऑफ यूरोप, जो यूरोप का पूरा कॉन्टिनेंट था इसके बाहर, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्पेन और पोर्तुगल के बीच में झगड़ा होने लगा कि किस टेरिटरी के ऊपर किसका राज होगा। तो उन दोनों ने एक ट्रीटी साइन की इन 1494, ठीक है। उस ट्रीटी के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो टेरिटरीज एक्वायर की थी आउटसाइड ऑफ यूरोप वो आपस में एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू बांट ली। वो इमेजिनरी लाइन ये है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के थ्रू उन्होंने क्या किया कि ये जो जितने भी टेरिटरीज उन्होंने आउटसाइड ऑफ यूरोप एक्वायर की थी, तो जितनी भी ईस्ट में आती थी, ठीक है, सो दिस इज द ईस्ट साइड, तो ईस्ट में जितनी भी नई टेरिटरीज उन्होंने एक्वायर की थी उन सब के ऊपर पोर्तुगल का क्लेम होगा, और जितनी भी वेस्ट साइड में टेरिटरीज थी उन सब के ऊपर स्पेन का क्लेम होगा। ये उस ट्रीटी के अंडर डिसाइड हुआ। सो दिस गिव एन एडवांटेज टू पोर्तुगल। अब इसकी वजह से पोर्तुगल के पास एक एडवांटेज आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी जो एक्वायर की गई थी, तो क्या हुआ कि पोर्तुगल को एक इंडिया तक जाने का एक इजी वे मिल गया, ठीक है, जैसे उसके पास ईस्ट साइड की टेरिटरीज आई। फिर क्या हुआ, इन 1487 द पोर्तुगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू डियास sailed up to the eastern coast through Cape of Hope but couldn't find the trade route to India। अब इन्होंने, ये एक नेविगेटर थे, इन्होंने सेल किया ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, यहाँ से आते हुए इन्होंने ईस्ट की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यहाँ से केप ऑफ होप को डिस्कवर करते हुए ये यहाँ तो ईस्ट साइड तो पहुँच गए लेकिन इंडिया नहीं लैंड कर पाए, वो सीधा इधर ईस्ट में जाके लैंड हुए, ठीक है। सो इट वॉज अ फेल अटेम्प्ट। फिर उसके बाद जो फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ इंडिया तक सी रूट ढूंढने का, वो हुआ था 1498 में, और वो किसने किया था, वो किया था वास्को ड गामा ने, ठीक है। आई एम सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है, ठीक है। तो वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन या फिर पोर्तुगल जिसने एक सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया तक, ठीक है। ये है वो सी रूट कि उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पूरा एरिया कवर करते हुए, केप ऑफ होप को भी कवर करते हुए उन्होंने सीधा जाके लैंड किया कहाँ पे, सिटी ऑफ कोचिन में, ठीक है। तो इसके बारे में वास्को ड गामा ने कहाँ पे लैंड किया, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर चला, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।